हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 10 बायोमॉलिक्यूल्स, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर है। देखिए, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग आपको इसको एनसीईआरटी से ही करवाने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उसे हम एक बार एनसीईआरटी से अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली हम लोगों के वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अक्सर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो वाले मॉलिक्यूल्स जो कि आपको किसके अंदर देखने को मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। अब देखिए, एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री है क्या बेसिकली? बायोकेमिस्ट्री बेसिकली इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, द परस्यूट ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट गोज ऑन केमिकली विद इन अ लिविंग सिस्टम। कि भाई एक लिविंग सिस्टम के अंदर यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर असल में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, इन्हीं सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। इन्हीं सब चीजों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। देखिए, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और ये क्या करने वाले हैं, ये हमारी बॉडी को चलाने में हेल्प करते हैं सही तरीके से, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा, जैसे कि बैलेंस डाइट आप लोग पढ़ते थे। तो बैलेंस डाइट में आप लोग पढ़ते थे कि आपको क्या क्या चीजें खानी होती हैं। अब ये वही चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी को असल में चलाती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो ये आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स जो है मसल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग चीजों के लिए इन सब चीजों की जरूरत हमें पड़ती है, ठीक है। जो बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड से वो भी ये जानते होंगे, न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए और आरएनए के अंदर होता है, ठीक है। क्लास 10th में भी अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। लिपिड्स, लिपिड्स क्या है, बेसिकली फैट्स हैं जो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और ये स्टोर हो जाते हैं इमरजेंसी कंडीशंस के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बायोमॉलिक्यूल्स जो है जिनके लिए काम आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस आते हैं आप उन्हें आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपने ये चीजें जानते हो, ठीक है। और इसमें बेसिकली ना आपको बस कुछ एक बार ये चीजें पढ़नी है और आपको आसानी से वो चीजें याद भी हो जाएंगी, और समझते हुए तुम ये सारी चीजें चल ही रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें याद होती जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं अपने पहले बायोमॉलिक्यूल की, जो कि है कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? देखो, आपको नाम से एक चीज पता लग रही है ना, कार्बो मतलब क्या है, कार्बन होगा इसके अंदर, और हाइड्रेट मतलब कौन सा ग्रुप होने वाला है यहाँ पर, हाइड्रेट। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जैसे जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड वाटर होता है, इसी तरीके से हाइड्रेट में क्या होने वाला है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होने वाला है, ठीक है। हाइड्रेट किसके लिए हम यूज करते हैं टर्म, OH जिनमें होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या होते हैं, प्राइमरी प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि खाने को अगर जो कार्बोहाइड्रेट्स है हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी हमें यहाँ पर गिवन है, जैसे कि केन शुगर, और केन शुगर जो गन्ना होता है उसकी बात हो रही है, ग्लूकोज, स्टार्च एटसेट्रा। देखो, एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स गिवन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिनर क्या करेगा, इन्हीं एग्जांपल्स को बार बार पूछता है, ठीक है। वो ऑप्शन भले बदल दे, चीजें बदल दे, लेकिन सब कुछ एट द एंड कंटेंट वही रहने वाला है, कुछ चीजें चेंज नहीं होगी, ठीक है। कुछ अलग से क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें हम अलग से डील कर लेंगे। जनरल फॉर्मूला इनका क्या होता है, CsH2O, ठीक है। यानी कि कार्बन का कुछ नंबर होगा, कार्बन कुछ एक्स होंगे, अभी मुझे नहीं पता कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, जितने भी हैं। और H2O कितने होंगे यहाँ पर, H2O मान लिए मैंने, ये भी मुझे नहीं पता, हो सकता है एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो। अच्छा, एक चीज और है कि ये
जरूरी नहीं है कि x और y बराबर हो। ये x और y बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हो सकता है कि कार्बन 6 हो और हो सकता है H2O 5 हो सकता है कार्बन भी 6 हो और H2O भी 6 हो, कुछ भी हो सकता है। ये चीज इसीलिए हमने लिखी है कि x और y अलग अलग लिखा है, ठीक है, क्योंकि x और y सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्हें हम कंसिडर क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला, इन्हें हम क्या मानते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मानकर चलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज जो है ना, ये है C6H12O6। ये इस फॉर्मूला में फिट बैठता है। देखो भाई, कार्बन कितने हैं, 6 हैं, यानी कि x कितना हो गया, 6 हो गया, और H12 है, O6 है, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या होने वाला है, ये y 6 होगा। कैसे भाई, रखो y को 6 रखो, आपको मिल जाएगा 6 दूनी 12, हाइड्रोजन 12 होंगे और ऑक्सीजन 6 होंगे। तो इसका मतलब ये इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये जनरल फॉर्मूला है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। ये सही हो भी सकता है और हो सकता है कुछ जगह पे ये फॉर्मूला ना भी लगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH होता है, आप सभी जानते हो, ठीक है। इसे हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला है C2H2O का होल ट्वाइस, ठीक है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आप देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है ये CX, हाँ भाई x कितना है, 2 है, H2O बाय y कितना है, 2 है, पर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको देखने को मिल जाता है। सिमिलरली रैमनॉस की अगर हम बात करें, तो रैमनॉस जो एक है C6H12O5, ये कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन देखो ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 5 आ रहे हैं, हाइड्रोजन 12 आ रहे हैं, तो ये वाले फॉर्मूले में तो नहीं बन रहा है। तो देखो, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात क्या है, जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। एक तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेगा वो आपसे कि कौन सा ऐसा है जो कि फॉर्मूले में तो फिट होता है कार्बोहाइड्रेट के, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन में दे देगा आपको 4 ऑप्शन बना के, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि एसिटिक एसिड पे आपको टिक करना है, ठीक है। अगर मान लो वो ऐसा ऑप्शन पूछ ले कि भाई वो फॉर्मूला फॉलो नहीं करता लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो उस वाली केस में आपको क्या बताना है, रैमनॉस बताना है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बदल बदल कर यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इन्हें डिफाइन किया जा सकता है कैसे, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब समझ रहे हो, डेक्स्ट्रोलीवो, जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में या फिर लाइट राइट में क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब नहीं पता है तो आप परेशान मत होना। हम लोग इसको जब हम जीओसी करेंगे और इसके अलावा जब हम आइसोमेरिज्म करेंगे, तो उस समय पे आइसोमेरिज्म के टाइम पे मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी कंप्लीटली समझा दूंगा, ठीक है। अभी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। जो बच्चे 12th के हैं, ड्रॉपर के हैं, उनको पता होगा। 11th के बच्चों को हो सकता है ना पता हो, लेकिन हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप लोग अगर 11th के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर आप सिंपली इतना समझ लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कंपाउंड में जो कि क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में रोटेट करते हैं, ठीक है, लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट। जो बच्चे 12th के हैं, ड्रॉपर के हैं, उन्हें पता होगा, नहीं तो मैं जब वीडियो बनाऊंगा तब आप लोग उसको इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब यहाँ पर कई सारे OH वाले ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे OH ग्रुप लगे मिलेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको नीचे, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, और एल्डिहाइड भी होगा। एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ एक कार्बन चेन यहाँ पर जुड़ी हुई होती है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कीटोन हो। कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर दोनों साइड में ही कोई ना कोई कार्बन की चेन जुड़ी हुई होती है। और भी कंपाउंड जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसी यूनिट क्या करने पे, हाइड्रोलाइज करने पे, ठीक है। तो या तो क्या मिलेंगे आपको, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी कि जो कि लाइट को घुमा सकते हैं,
ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप भी होंगे और CHO C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप्स भी होंगे। और ये दरअसल क्या होता है ना, इनमें कई बार ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स लगे होते हैं, तो इसलिए बोला गया कंपाउंड जो कि तोड़ने पर ऐसी यूनिट को देते हैं। अब देखो, जिनका टेस्ट स्वीट होता है उन्हें हम बोलते हैं शुगर, ठीक है। मोस्ट कॉमन शुगर कौन सी है? सुक्रोज। ये घरों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। चीनी जिसको आप बोलते हो ना, ये वही होती है सुक्रोज, ठीक है। तो ये क्या है? सुक्रोज, जो कि घरों में चीनी इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से जो शुगर मिल्क में प्रेजेंट होती है, आपको पता है दूध की भी अपनी मिठास होती है ना। कुछ लोग फीका दूध पीते हैं, मतलब दूध में कुछ भी डाल के नहीं पीते, उनको उसमें भी मिठाई मीठा लगता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। गेहूं में भी अपनी मिठास होती है, तो दरअसल नेचुरल शुगर होती है इन चीजों में। तो मिल्क में जो शुगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? सैकेराइड्स भी बोला जाता है इन्हें। अब सैकेराइड का मतलब क्या होता है? देखो, ग्रीक में एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं सैकरॉन, जिसका मतलब क्या होता है? शुगर। तो ये टर्म वहां से आई है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जनरली कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ जनरली मीठे होते हैं। क्यों बोल रहा हूँ अभी हम बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड वाली बात अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं भी समझ में आई है तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी आप इधर ध्यान दो। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन हम करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ आपसे मोनोसेकेराइड, मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। सिंगल शुगर, एक ही शुगर है भाई, इसको आप और तोड़ नहीं सकते। ये कार्बोहाइड्रेट का सिंपल एग्जांपल होता है, ठीक है। और लगभग लगभग कितने 20 मोनोसेकेराइड जो है वो नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज तो आपने सबने पिया होगा, चढ़वाया भी होगा किसी किसी ने, है ना, जब कमजोरी आ जाती है। फ्रुक्टोज, राइबोज, एटसेट्रा, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अब आपको एग्जाम में इसी तरीके से मान लो पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोसेकेराइड, 3 एग्जांपल यही दे देगा और एक एग्जांपल कोई दूसरा दे देगा, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि कौन सा मोनोसेकेराइड नहीं है, तो उस समय पे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड। देखिए, ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं? ओलिगोसेकेराइड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो कि यील्ड करते हैं 2 से लेके 10 मोनोसेकेराइड यूनिट तक, तब जब उन्हें तोड़ा जाता है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइड, जो कि क्या यील्ड करते हैं? 2 से लेके 10 मोनोसेकेराइड यूनिट। अब एक मोनोसेकेराइड यूनिट कैसी दिखती है अभी हम उसे देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एक मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, ये सुक्रोज किसका एग्जाम्पल है? ओलिगोसेकेराइड का। इसको अगर आप तोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है और एक मॉलिक्यूल किसका मिलता है? फ्रुक्टोज का मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से माल्टोज को अगर आप तोड़ते हो तो वो क्या देता है? सिर्फ और सिर्फ 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देता है। अब देखो, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन जो है वो सेम तरह के मोनोसेकेराइड देता है तोड़ने पर, तो आप बता सकते हो कि वो कौन होगा? माल्टोज होगा, ठीक है। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगर पॉलीसेकेराइड की, तो देखो पॉलीसेकेराइड में अगर हम बात करें तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं। इनमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, बहुत सारे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब क्या? बहुत सारे, मैनी मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं, ठीक है। किस पे? हाइड्रोलिसिस पे। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। अब देखो, ये जो है ना, ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते, ये मीठे नहीं होते टेस्ट में, ठीक है। पॉलीसेकेराइड, इसीलिए आपको मैंने बोला था ऊपर कि जरूरी नहीं है कि सारे कार्बोहाइड्रेट क्या हो? मीठे ही, ठीक है। तो कॉमन एग्जांपल्स इनके हैं क्या? देखो, कॉमन एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है किसके? पॉलीसेकेराइड के। अच्छा, क्योंकि ये स्वीट नहीं होते टेस्ट में, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? नॉन शुगर्स बोलते हैं। क्योंकि शुगर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जो चीज मीठी होती है।
ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कैसे, रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग शुगर। ठीक है, कैसे शुगर, रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग शुगर। अब देखो कैसे, देखो कार्बोहाइड्रेट जो कि फिलिंग सॉल्यूशन को और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, तो उन्हें तो हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, सिंपल सी बात है। कौन कौन सी सॉल्यूशन, आप ले लो फिलिंग सॉल्यूशन, आप ले लो टॉलरेंस रिएजेंट। अगर इनको रिड्यूस कर दिया जाएगा किसके द्वारा, कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा, तो आप बिल्कुल बोल देना कि वो कौन सी शुगर है, RS है वो। ठीक है, यानी कि रिड्यूसिंग शुगर है। जितने भी मोनोसेकेराइड है वो सब के सब, चाहे वो एल्डोज हो और चाहे वो कीटोन हो, वो सब के सब क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब मोनोसेकेराइड तो आप जानते हो, पर आप नहीं जानते हो एल्डोज और कीटोस को। देखो एल्डोज कौन होते हैं, जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, सिंपल ALD दिख रहा है ना, उसी से पहचान लो। जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो होते हैं एल्डोज। जिनके अंदर जिनके अंदर कीटो ग्रुप होता है वो कौन होते हैं, कीटोन। ठीक है, कीटोन वाले क्या होंगे, कीटोस। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से पहचान सकते हो, जिनके अंदर एल्डिहाइड होता है उन्हें आप क्या बोलोगे, उन्हें आप बोलोगे एल्डोज, और जिनके अंदर क्या होता है, कीटोन होता है, उन्हें आप क्या बोलोगे, कीटोन। सिंपल है, ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसे फर्दर समझते हैं कि एल्डोज और कीटोस को ही हम और क्लासिफाई करने वाले हैं। ठीक है, एल्डोज और कीटोस को ही हम और क्लासिफाई कर रहे हैं कि किस तरीके के ये असल में होते हैं। देखो ध्यान से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड अगर देखो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है तो एल्डोज बोल दो, अगर कीटो ग्रुप होता है तो कीटोस बोल दो, सिंपल है। अब देखो अगर 3 कार्बन एटम है तो आप क्या टर्म यूज करोगे, ट्राइओज। सिंपल, अगर एल्डिहाइड वाला है तो एल्डो लगा दो, और कीटोन वाला है तो कीटो लगा दो। अभी मैं आपको इसके बारे में इकट्ठे कराता हूँ। ठीक है, आपको इतना सिंपल समझ में आ गया, अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो लगा दो, कीटोन है तो कीटो लगा दो। 4 कार्बन है तो क्या बोलते हैं भाई, 4 कार्बन के लिए टेट्रा यूज करते हैं तो टेट्रोस। 5 कार्बन है तो पेंटोस, 6 कार्बन है तो हेक्सोस, 7 कार्बन है तो हेप्टोस। ठीक है, अब देखो भाई अगर एल्डिहाइड वाला है तो एल्डोट्रायोस, अगर फिर से एल्डिहाइड वाला है तो एल्डोटेट्रोस, एल्डोपेंटोस, एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेप्टोस। अगर मान लो कीटोन वाले हैं तो 3 कार्बन का कीटोट्रायोस, 4 कार्बन का कीटोटेट्रोस, 5 कार्बन का कीटोपेंटोस, 6 कार्बन का कीटोहेक्सोस, 7 कार्बन का कीटोहेप्टोस। सिंपल है, इस तरीके से आप लोग आसानी से इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और बात करते हैं हम ग्लूकोज की, और इसी के साथ साथ हम लोग एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बेसिक बेसिक सी चीजें बता दे रहा हूँ पहले, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल देख के और चीजों को एकदम क्लियर कर लेंगे। देखो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज जो है फ्रीली पाया जाता है नेचर में। ठीक है, और साथ ही साथ किसमें पाया जाता है, कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, स्वीट फ्रूट्स के अंदर भी, यानी जो मीठे वाले फल होते हैं उनमें, शहद में, और राइप ग्रेप्स में। राइप ग्रेप्स मतलब पके हुए अंगूरों में भी। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को किस तरीके से तैयार किया जाता है। एक तो तरीका है कि आप इसे तैयार कर सकते हो किससे, फ्रॉम सुक्रोज, यानी कि केन शुगर से, यानी कि गन्ने से। ठीक है, आप इससे तैयार इसे कर सकते हो। अगर सुक्रोज को बॉईल कर दिया जाए किसके साथ, डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ, किसमें, एल्कोहलिक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी तैयार आसानी से कर सकते हो। देखो अब हम इसका जरा तरीका देख लेते हैं। देखो आपने क्या किया यहाँ पर, आपने यहाँ पे डाला C12H22O11, और ये आप लोग जान लो कि यही क्या होता है, हमारा सुक्रोज होता है। इसमें आपने पानी डाला, एसिड डाला, एसिडिक कंडीशन डाली, तो ये क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस होगा, यानी कि पानी की प्रेजेंस में ये चीज टूटेगी। और जब पानी की प्रेजेंस में टूटेगा तो उस समय पे क्या बनता है, जब सुक्रोज टूटता है तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा ग्लूकोज,
और दूसरा मिलेगा फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया किसको प्रिपेयर करने का, ग्लूकोज को प्रिपेयर करने का। सेकंड, हम प्रिपेयर कर सकते हैं किससे, स्टार्च से। अब देखो स्टार्च में तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज ही मिलेगा। कमर्शियली ग्लूकोज को ऑब्टेन किया जाता है किससे, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से। कमर्शियली का मतलब समझते हो, कमर्शियली मतलब बेचने के लिए, खरीदने के लिए ना, मतलब कि जिसमें सस्ता पड़े, कमर्शियली वो तरीका होता है। बॉइलिंग इट विद, बॉइल करते हैं किसके साथ हम, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, कितने पे, 393 केल्विन पे, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे, जैसे कि 2 से 3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, स्टार्च या सेलुलोज से हमें क्या मिल जाता है, ग्लूकोज की यूनिट्स मिल जाती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, ये क्या था हमारा, स्टार्च था। ठीक है, या फिर ये हमारा क्या था, सेलुलोज था। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज को ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की, कि ग्लूकोज किस तरीके का दिखाई देता है। देखो जिसको भी जो भी लिखना है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बाकी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये शेयर कर दिया है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने इसको शेयर कर दिया है, तो आप लोग वहां से भी इसे देख सकते हो। आप लोगों को मैं एक काम करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे देता हूँ, ताकि आप लोग आसानी से उसे देख सको। एक मिनट मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ। हाँ, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में इससे जुड़ सकते हो। जेई नीट गुरु करके आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल, जेई नीट गुरु। ठीक है, इसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप वहां पे जुड़ सकते हैं। और वहां पे आप लोग आसानी से जो भी पीडीएफ्स में अपलोड करता हूँ या जो भी नोट्स में अपलोड कर सकता हूँ, नोट्स में अपलोड करता हूँ, वो आप लोग वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर बेसिकली 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन होते हैं और ये होता क्या है, एल्डिहाइड होता है। तो अब तक आप लोग नाम गेस कर चुके होंगे कि सर 6 कार्बन है तो हेक्सोज होगा, और उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप आपने बोला तो फिर वो एल्डोहेक्सोज ही होगा। बिल्कुल सही आपने नाम गेस किया है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। क्यों डेक्सट्रोज बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है। ठीक है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे डेक्सट्रोज बोलते हैं। अब देखो ये क्या है, ये मोनोमर है किसका, ऑफ मेनी लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं और ये मिलकर क्या बना लेते हैं, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज। ठीक है, और अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ऐसा माना जाता है कि ये क्या है, मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है किस पे, अर्थ पे। ठीक है, ऐसा किसके लिए माना जाता है, ग्लूकोज के लिए माना जाता है। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब हम इसे हीट करते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, इसे हीट करते हैं। अब देखो अभी तक मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज नहीं बताया। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि इसका एग्जाम्पल अभी हम लेंगे। दरअसल इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, और वो किस तरीके से लेंगे, हम लोग ये समझेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है कहाँ से बना। अभी तक हम लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है, हम लोग को अभी तक हम लोग को फॉर्मूला पता है, स्ट्रक्चर नहीं पता। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि तब के टाइम की बात है जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें नहीं पता था। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए कुछ कुछ फॉर्मूले ट्राई किए गए, कुछ कुछ हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस कराई, जिसके बाद हमें पता चला कि अच्छा ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो ये होता होगा। ठीक है, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का दिखाई देता होगा। अब देखो सबसे पहले तो हमने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगाया है, वो क्या है, C6H12। जब हम इसे हीट करते हैं किसके साथ, HI के साथ। अब देखो HI के साथ जब आप हीट करते हो ना, तो होता है रिडक्शन।
रिडक्शन में यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन गायब होता है, ठीक है, ऑक्सीजन हट जाता है। तो देखो आप ये जानते हो कि जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट की बात करी है उसमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, ठीक है, और क्योंकि एल्डो एक्सोस है तो इसमें CHO ग्रुप भी होगा। तो ये देखो, ये चीज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसको जब आप हीट करोगे लंबे समय तक HI के साथ, तो ये एन हेक्सेन बना देता है। इसका मतलब आपको ये पता लग रहा है कि 6 कार्बन एटम है ना, एन हेक्सेन क्या है, ये 6 कार्बन की चेन है। इसका मतलब आपको ये पता लग रहा है कि 6 कार्बन एटम जो है वो एक स्ट्रेट चेन में लिंक्ड है। तो ये तो आपको पता लग चुका कि 6 कार्बन जो है कि स्ट्रेट चेन में लिंक्ड है। अभी तक आप इतना ही जान पाए हो, ठीक है, ये तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है तो हमने लिख दिया है। पर आपको एक चीज अभी पता लगी है क्या, कि 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में। आगे भी हम बात करेंगे, उससे भी आपको कुछ कुछ और चीजें जानने को मिलेंगी, जिससे कि आपका जो स्ट्रक्चर है एकदम कंफर्म हो जाएगा कि अच्छा ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का ही कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपने थर्ड पॉइंट को। देखिए ये जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर हम लोगों से क्या बोला गया है, ग्लूकोज जो है ना ये किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। अब देखो हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या है, चलो पहले तो इसको समझ लो कि हाइड्रोक्सिल अमाइन है क्या, ठीक है। सबसे पहले किसको समझ रहे हैं हम, हाइड्रोक्सिल अमाइन को। ये हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या है हमारा, NH2OH, ठीक है। इस NH2OH को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। NH2 किस लिए यूज कर रहा है, अमाइन के लिए, और OH क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बनाता है ये, एक ऑक्साइम बनाता है। अब भैया ऑक्साइम क्या होता है ये समझ लो। देखो ये जो बना है ना कार्बन डबल बॉन्ड NOH, कार्बन डबल बॉन्ड NOH, बस यही वाला जो ग्रुप है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बोलते हैं। और एक रिएक्शन तो ये दिखा रहा है, इसके अलावा कौन सी रिएक्शन दिखा रहा है, देखो अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोजन साइनाइड ये है हमारा, तो ये क्या बना लेता है, साइनोहाइड्रिन बना लेता है। क्या बना लेता है, साइनोहाइड्रिन बना लेता है। ये CN के लिए हम यूज करते हैं क्या, साइनो, ठीक है। CN के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइनो। और OH के लिए यहाँ पे क्या यूज करना है, हाइड्रेन। तो देखो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है रिएक्शन में, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप था, यहाँ पर कौन आया, HCN आया। अब आप जानते हो HCN तो H प्लस CN माइनस, ठीक है, ये माइनस वाला ये इधर, तो ये नेगेटिव इधर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर कौन चला जाएगा, H प्लस चला जाएगा। तो यही हुआ है, ये बन गया यहाँ पर OH, और यहाँ पर कौन जुड़ गया आकर, CN आकर जुड़ गया। ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपने बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। ऑर्गेनिक में जब हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म तो उसमें हम बहुत डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे। HCN रिएक्शन होगी CH CN OH, और बाकी सारे ग्रुप क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। अब यहाँ से देखो एक चीज हमें क्या पता चली, इससे ये चीज कंफर्म हो गई कि यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, दोनों में से कोई ना कोई ग्रुप तो प्रेजेंट है, इतना हमें मालूम चल गया, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने खोज की है, यहाँ तक अभी हम लोगों को मालूम चल चुका है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, चलो एक मिनट हम रब कर लेते हैं इसे, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो है ना ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, एक 6 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब समझते हो आप, वो ग्रुप जिसके अंदर ये लगा होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, और एक जो यहाँ पर है ये किससे जुड़ा होता है, कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एक 6 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। कब, जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है किससे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही क्या है, वो
क्या बढ़ा देगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर वो कैसे बढ़ा रहा है, ऑक्सीजन को ऐड करके। ठीक है, आप देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यहाँ पर लिया है कौन सा लिया है हमने, ब्रोमीन वाटर। तो ये जो ब्रोमीन वाटर हमने लिया है ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप था इसे कन्वर्ट करवा देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर। तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड बन गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करने से पहले ये चीज भी देख लो कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन कब होती है, ये रिएक्शन तब होती है जब एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये हमें कंफर्म हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बन रहा है ब्रोमीन वाटर डालने से। तो इसका मतलब पहले वाला जो ग्रुप था वो एल्डिहाइड ही था 100%, क्योंकि एल्डिहाइड से ही यहाँ पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है किसकी प्रेजेंस में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो इसका मतलब एक चीज हमें कंफर्म हो गई कि यहाँ पर एक ग्रुप जो हमें मिल रहा है वो कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो इतना अभी तक हम लोग जान चुके हैं। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारे अगले पॉइंट को। देखो जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इसमें अगर हम देखें तो जब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का जब हम क्या करते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं। अब एसिटाइलेशन से हमारा क्या मतलब है, यहाँ पर हम यहाँ पर बेसिकली कौन सा ग्रुप जोड़ते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप जोड़ते हैं। ठीक है, कौन सा ग्रुप जोड़ते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप यहाँ पर हम जोड़ते हैं। तो क्या होता है, एसिटाइलेशन जब ग्लूकोज का होगा किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ये क्या देता है, ये दे देता है ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट। ठीक है, ये क्या दे देता है, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट, जो कि क्या कंफर्म करता है, वो ये कंफर्म करता है कि यहाँ पर क्या है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये चीज क्या होती है, इससे कंफर्म हो जाती है। अब देखो सबसे पहले आप एक चीज समझो कि जो एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप क्या है। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर OH जो है ना, ये इसके साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, एक तो पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ये इसके साथ बाहर निकलेगा एक ग्रुप, और दूसरा ग्रुप जो है यहाँ पर ये आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आकर क्या हो गया, जुड़ गया, और एक जो है यहाँ पर से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बन गया, ये वाला जो ग्रुप बन गया ये क्या है हमारा, एनहाइड्राइड। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ पर जो बन गया हमारा, ये क्या बन गया है, एसिटेट बन गया है। ठीक है, और क्योंकि 5 एसिटेट ग्रुप बने हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया और 4 ये हो गए, तो ये जो 4 और एक 5 एसिटेट ग्रुप है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पेंटा एसिटेट। क्या बोल रहे हैं इसे हम, पेंटा एसिटेट। ठीक है, ग्लूकोज विच कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, और ये एग्जिस्ट करता है किसकी तरह, एक स्टेबल कंपाउंड की तरह। 5 OH ग्रुप जो है ये भी समझ में आता है कि ये कहाँ कहाँ पर होने चाहिए, अलग अलग कार्बन एटम के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दरअसल क्या होता है ना, जो डाई एसिडेट वगैरह ग्रुप है, पहली बात तो बनना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर आ जाएगा, और दूसरी चीज क्या है, वो स्टेबिलिटी फैक्टर भी एक हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक ये भी समझ में आ जाता है क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, तो इसका मतलब पांचों की पांचों जो OH ग्रुप्स थे वो किस पे हैं, अलग अलग कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है। वरना अगर एक ही कार्बन के ऊपर एसिडेट ज्यादा बन जाते तो उस समय पे स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने 6th पॉइंट पर। देखिए जब हम इसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, जब आप क्या करते हो, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हो किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है,
तो उस वाली सिचुएशन में होता क्या है, चाहे आपने ग्लूकोज लिया हो, ठीक है, और चाहे आपने क्या लिया हो, ग्लूकोनिक एसिड लिया हो, दोनों की दोनों क्या देते हैं, एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। और ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो ऊपर भी COOH, नीचे भी COOH, तो इसलिए क्या बोला, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को हम क्या बोलते हैं, सैकेरिक एसिड। ये इंडिकेट करता है क्या, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज। क्योंकि अगर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप नहीं होता तो उस वाली सिचुएशन में ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ना होता। क्योंकि जिन बच्चों ने भी पढ़ा है वो ये चीज जानते हैं कि अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होगा तो उस वाली सिचुएशन के अंदर वो कीटोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इससे ये चीज भी समझ में आ जाती है कि एक जो ग्रुप है वो कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। देखो ये वाला प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो प्राइमरी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखो इसी के बेसिस पे फिर हमने फाइनली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया। तो जो एग्जैक्ट अरेंजमेंट है किसका, डिफरेंट OH ग्रुप्स का, वो फिशर के द्वारा दिया गया। अब देखो हमने तो इतनी सी प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है, 6 प्रॉपर्टी पढ़ी है, लेकिन फिशर जो थे, उन्होंने, फिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने और भी कई सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ा और उसके बेसिस पे एक स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर इन्होंने क्या दिया, ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर दिया। बेसिकली ये क्या है, कार्बन की पूरी चेन है, जहाँ पर ये 6 कार्बन है, ठीक है। 2 आपको दिखाई दे रहे हैं और 4 यहाँ पर बीच में है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको दिख रहे हैं और इसमें देखो राइट साइड में कैसे चल रहा है, OH 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 H OH, ठीक है। आप चाहो तो इसको छोड़ ही दो, क्योंकि देखो इसको हम काउंटिंग में नहीं लेते, क्योंकि असल में इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं है। 2 हाइड्रोजन एक जैसे है ना, तो इसके फर्क नहीं पड़ता, राइट में लेफ्ट में कहीं भी लिखो, ये वाला OH चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, दोनों ही बराबर है। इधर से OH माइनर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पे सारे के सारे ग्रुप जो है वो अलग अलग जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जब कार्बन पे अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं तो आप जानते हो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं, ठीक है। देखो, तो देखो राइट साइड में OH OH H OH, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से आप ग्लूकोनिक एसिड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो ग्लूकोनिक एसिड में सिंपल, एल्डिहाइड ग्रुप COH में कन्वर्ट हो गया था ना, तो बस एल्डिहाइड को COH में कन्वर्ट कर दो और कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब चीजें सेम है। देखो OH OH HOH, यहाँ पे CH2OH, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, अब सैकेरिक एसिड की अगर हम बात करें, सैकेरिक एसिड में क्या था, ऊपर भी COOH, नीचे प्राइमरी अल्कोहल भी किस में बदल गया था, प्राइमरी अल्कोहल भी किस में बदल गया था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी बना दो COOH COOH, ऊपर भी COOH, नीचे भी COOH, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे भी समझ लिया और यहाँ पर हमने OH OH H OH, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो ग्लूकोज है ना, इस ग्लूकोज को हमने क्या दिया है, इस ग्लूकोज को हमने नाम दिया है क्या, डी ग्लूकोज, ठीक है। इस वाले ग्लूकोज को इन्होंने क्या नाम दिया है, डी ग्लूकोज। अब ये जो डी है नाम से पहले, ये क्या बताता है, ठीक है। अब ये जो डी है नाम से पहले, इस ये किस चीज को बताता है, ध्यान से देखो, ये इस चीज को बताता है कि जो सबसे नीचे वाला ये जो कार्बन है, इस कार्बन से ऊपर, इस कार्बन पर ना, ये कैसा कार्बन है, मैंने आपको बताया कायरल कार्बन। कायरल कार्बन कौन सा होता है, वो कार्बन जो कि 4 अलग अलग ग्रुप लेके बैठा है, जैसे OH H CH2OH और ये ऊपर वाला ग्रुप अलग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, OH ग्रुप राइट साइड में देखने को मिल रहा है। अगर ये आपको लोएस्ट कायरल कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड में देखने को मिले तो आप सीधे सीधे बोल दोगे कैपिटल डी, तो ये डी वाला ग्लूकोज है। अगर यही वाला ग्रुप यहाँ लेफ्ट साइड में होता तो फिर आप उसे बोलते एल ग्लूकोज, ठीक है, सिंपल है। अगर ये राइट साइड में OH ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है तो आप इसे बोलोगे कैपिटल डी,
और अगर यही ग्रुप लेफ्ट साइड में होता तो आप इसे क्या बोलते, तो आप इसे बोलते एल। ठीक है, ये चीज आपको सिंपल क्लियर हो गई। सिर्फ और सिर्फ इसी पोजीशन पे आपको यहाँ पर देखना है और किसी पोजीशन पे आपको देखना नहीं। ठीक है, अब देखो ये जो प्लस साइन यहाँ पर लगाया गया है, ये प्लस साइन किसको बताता है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, मान लो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली गई। ठीक है, अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर राइट डायरेक्शन में घुमा देगा तो आप क्या बोलोगे, अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में घुमा देगा तो आप बोलोगे प्लस, या फिर स्मॉल डी। या फिर स्मॉल डी, ध्यान रखना कैपिटल डी और स्मॉल डी में कोई रिलेशन नहीं है, कहीं कंफ्यूज मत होना। ठीक है, स्मॉल डी किसको बताएगा कि राइट में घुमा दिया। अगर लिखता है स्मॉल एल या माइनस तो इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट में घुमा दिया। ठीक है, इतना सिंपल है, ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो डी और एल का, कैपिटल डी और एल जो हम लिखते हैं उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा मतलब है OH अगर राइट में है तो बोलोगे डी, अगर OH लेफ्ट में है तो बोलोगे एल। ठीक है, तो ये जो डी और एल है ये क्या बताते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं किसकी, एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सच अदर कंपाउंड, किसी दूसरे कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पर जो रिस्पेक्ट में हम लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड नाम के कंपाउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड नाम के कंपाउंड के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे इसे। देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ग्लिसरैल्डिहाइड दे रखा है, और ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड है ये क्या कंटेन करता है, इसके अंदर एक अनसिमेट्रिक कार्बन होता है। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड में क्या होता है, एक अनसिमेट्रिक कार्बन होता है। अनसिमेट्रिक कार्बन मैंने आपको पहले भी बताया, वो कार्बन जिसमें 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए। देखो ये अलग है, ये भी अलग है, ये एक अलग ग्रुप है और ये एक अलग ग्रुप है, 4 अलग अलग ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, CHO अलग हो गया, OH अलग हो गया, CH2OH अलग हो गया और H अलग हो गया। तो एक एसिमेट्रिक कार्बन है और ये एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, 2 इनैनिशियोमेरिक फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको दोबारा भी बताऊंगा, इनैनिशियोमेरिक फॉर्म्स और ये सब चीजें क्या होती हैं, जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आप सारी चीजें ऑटोमेटिकली जान जाओगे, आपको किसी भी चीज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आप देखो कि इधर में क्या है, ये OH ग्रुप जो है ना ये राइट साइड में, इस कार्बन पर ये जो OH ग्रुप है ये राइट साइड में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल डी। यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एल। तो इसके बेसिस पे आप लोग हर जगह पर देख सकते हो कि जो सबसे नीचे वाला कार्बन है उसको पकड़ो, है ना, जो भी सबसे नीचे वाला कायरल कार्बन है उसको पकड़ो और उसके बेसिस पे आप डी और एल को डिसाइड कर लो। ठीक है, ये चीज सिंपल है, आपको समझ में आ गई होगी। प्लस जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि वो किसको बता रहा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में घुमाएगा, और लिवोरोटेटरी मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में घुमाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। एक चीज हमने और जो डिस्कस की थी, हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। तो जरा ध्यान से देखो कि ये जो हमारा एल्डिहाइड हमने लिया है इसके अंदर देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा, इसमें देखो 1 2 3 4 5, आपको दिख रहा है पॉलीहाइड्रोक्सी कई सारे OH ग्रुप है, और आपको दिख रहा है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। जरूरी नहीं है एल्डिहाइड ग्रुप ही हो, कार्बोहाइड्रेट में कीटोन ग्रुप भी हो सकता है। हम उसका भी एग्जांपल अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड क्या होता है, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम को आप पकड़ो, ये देखो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम को आपने पकड़ लिया। ठीक है, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, इस वाले डीग्लिसरैल्डिहाइड से कंपेयर करेंगे। ग्लूकोज OH होता है लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, अगर ये राइट साइड में होगा तो सिंपल सी बात है प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड से कंपेयर करो और प्लस ग्लूकोज, देखो यहाँ पर
ये देखो इसको राइट साइड में है ना, तो क्या बोल दिया इसको हमने, डी वाला ग्लूकोज, ठीक है, क्या बोला, डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, डी प्लस ग्लूकोज। प्लस तो मैंने आपको पहले भी बताया किसको बता रहा है, रोटेशन को बता रहा है, लेकिन कैपिटल डी किसको बता रहा है, OH ग्रुप राइट साइड में होने को, और पर्टिकुलर इसी पोजीशन पे राइट साइड में होने को, बाकी किसी पोजीशन से हमें मतलब यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा। देखो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में हमने जितनी भी बातें की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्या करेगा आपसे, नीट के एग्जाम में या जेई के एग्जाम में वो क्या करता है, सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन बनाएगा। वो क्या करेगा, आपको मान लो रिएक्शन लिख के दे देगा, आपसे रिएजेंट पूछ लेगा कि भाई क्या रिएजेंट था, कि एनहेक्सेन कब बनता था, किसकी प्रेजेंस में बनता था, तो आपको बताना पड़ेगा HI की प्रेजेंस में बनता था, ठीक है। या फिर आप लोगों से वो पूछ सकता है कि, हो सकता है वो बोले कि आपको कि अच्छा बताओ कि एल ग्लूकोज के अंदर, या फिर जो हमारा, हाँ, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप है, ये किससे साबित होता है, तो वो रिएक्शन आपको ऑप्शंस में दे दे, तो आपको बताना पड़ेगा कि अच्छा ये वाली रिएक्शन थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। हो सकता है वो आपसे कॉन्फ़िगरेशन ही उठा के पूछ ले, कि कोई स्ट्रक्चर बनाकर दे दे, मान लो यही स्ट्रक्चर एग्जाम में बनाकर दे दे, और वो आपसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले, ऑप्शन में वो आपको लिख कर दे दे डी प्लस ग्लूकोज, डी माइनस ग्लूकोज, एल प्लस ग्लूकोज, एल माइनस ग्लूकोज, ठीक है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बोर्ड के एग्जाम में भी आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अगर आप ये जो 6-7 पॉइंट हमने ऊपर पढ़े हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को लिख कर आ जाते हैं, तो आपको आसानी से इसमें नंबर मिल जाएंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। हैप्पी लर्निंग। आप लोगों के कोई भी अगर डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। बाय बाय।